हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर आप लोगों को आज पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है अबाउट योर गेट प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के मन में जो भी डाउट आता है वो आज हम आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही लेजेंडरी पर्सन को ला रहे हैं। तो लेट्स वेलकम प्रिंस सोनी सर। ठीक है। सो ही इज ऑल इंडिया रैंक 80 इन गेट 2016। सर ने निटी मुंबई से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है, आईआईटी रुड़की से ड्रॉप आउट हैं और करेंटली एचपीसीएल में सीनियर ऑफिसर हैं। ऑलमोस्ट 5 years सर का कंप्लीट हो चुका है। तो आज ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं अबाउट योर गेट एग्जामिनेशन। जब आप प्रिपरेशन करते हैं फॉर गेट एग्जामिनेशन तो कुछ ऐसे डाउट्स आप लोगों के सामने आते हैं जो ऐसा लगता है कि सर ये हम किससे पूछें। तो आज वो सारे डाउट्स आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होंगे। वीडियो पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। कहीं पर भी आप लोगों को कुछ भी लगे डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं प्रिंस सोनी सर का। सर, थैंक यू सो मच सर, इतना अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दिया ताकि स्टूडेंट्स के सारे डाउट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंस सोनी सर हैं जो अपने आज यहाँ पर सारे डाउट्स को हम लोगों के साथ क्लियर करेंगे। जो भी आप लोगों का डाउट है एक एक करके हर एक चीज़, फिर भी कुछ बचे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो सर, हैंडिंग ओवर यू द माइक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन है सर, आप बताते जाइएगा और ठीक है सर। पेन में आप डिस्कस करते जाइएगा। ठीक है सर। So student, let's start with the questions. Avoid this mistake for GATE examination. कुछ जनरली कॉमन मिस्टेक्स जो होती है, जो मैंने अपने आप में ऑब्जर्व की है और जो मेरे फ्रेंड्स को और जो मेरे साथ में जिन लोग तैयारी कर रहे थे वो लोग क्या क्या मिस्टेक करते थे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तो सबसे पहले हम लोगों को एक बार में एक सब्जेक्ट या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर एक सब्जेक्ट हम मॉर्निंग में स्टार्ट किए हैं और एक सब्जेक्ट हम इवनिंग में करें, ठीक है, उससे ज्यादा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट एक बार में हमको नहीं पढ़ना है। आप 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट पहला अगर वो स्टार्ट करता है, मान लेते हैं वो मॉर्निंग में नेटवर्क एनालिसिस से स्टार्ट कर रहा है और इवनिंग में सिग्नल सिस्टम्स पढ़ रहा है। ये 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। इसको लगभग लगभग ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको अराउंड 1 और 1.5 मंथ, नेटवर्क एनालिसिस को तो अप्रोक्सीमेटली 25 डेज लगते हैं और सिग्नल सिस्टम को 40 डेज तक चला जाता है सिग्नल सिस्टम। तो ये 2 सब्जेक्ट जब चल रहे हैं, ये सब्जेक्ट जब खत्म होंगे तब हम तीसरा कोई भी सब्जेक्ट जैसे डालते हैं। अगर हम एनालॉग इसमें डालते हैं, एनालॉग डालने के बाद हमारा अगर जैसे नेटवर्क खत्म हुआ और तब हमने एनालॉग डाला है, तो एनालॉग चल रहा है, हमारा सिग्नल सिस्टम चल रहा है, लेकिन इस बीच में हम नेटवर्क की भी रिवीजन कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर हम जब चौथा सब्जेक्ट चालू करेंगे तो 2 सब्जेक्ट मान लेते हैं, सिग्नल सिस्टम अगर हमारा ओवर हो गया तो इसका भी कंटिन्यूअस हम रिवीजन करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, तो जब हम एक सब्जेक्ट को तैयारी करके छोड़ देते हैं और फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए निकल जाते हैं ना, तो वो जो चीजें हैं वो थोड़ी फेड होना चालू हो जाती है। तो रिवीजन कंटिन्यू रखना, जो जो भी सब्जेक्ट आप लोग कंप्लीट कर दिए उसका रिवीजन कंटिन्यू रखना। ये पहली मिस्टेक है जो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट तैयार करते गए और पहले वाला सब्जेक्ट को हम उसको प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। ये मिस्टेक नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं यार, क्या होता है हमारे आसपास के जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, कॉलेज में प्लेसमेंट आ रहा होता है, कोई कुछ प्रिपरेशन कर रहा होता है, इस तरीके की कई चीजें रहती है। तो उस चक्कर में हम लोग गेट की तो तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ में हम लोग बैंक का भी फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग पीएसटी की भी तैयारी कर रहे होते हैं, या जो जो हमारे आसपास होता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उस कंपनी का प्लेसमेंट आने वाला है, उस प्लेसमेंट के चक्कर में हम लोग 20-25 दिन उसी में लगा देते हैं और उसके लिए कुछ अलग ही चीजें पढ़ रहे होते हैं। ये मिस्टेक नहीं करना यार, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन, गेट ही नहीं कोई भी एग्जामिनेशन है, कंसिस्टेंसी मांगता है। बीच में अगर आप उस एग्जाम को छोड़ के दूसरे एग्जाम की तरफ फोकस करोगे या किसी और चीज की तरफ फोकस करोगे, फ्लो टूट जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। क्वेश्चंस फिर ना थोड़े से कंसेप्ट बिखरना चालू हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स होना चालू हो जाती है, क्योंकि अगर चीजें फेड आउट होती है। ये 2 मिस्टेक है जो जनरली
लोग प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। व्हाट नॉट टू डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम। यार एक तो मैंने जो आप लोगों को मिस्टेक बताई कि एक एग्जाम के लिए जब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो दूसरे एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है हमको। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम में आप कर सकते हो, जैसे आप गेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग ईएस की भी तैयारी साथ में कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर और भी जो इससे रिलेटेड टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे बीएआरसी का होता है, इस तरीके के जो टेक्निकल एग्जाम है या जो सिमिलर जिनके सिलेबस है उनकी तैयारी हम करते हैं। बट जो एकदम जैसे स्टेट पीएससी वगैरह के एग्जाम है उसकी तैयारी नहीं करना है। तो ये तो हमारा हो गया व्हाट नॉट टू डू। इसके साथ एक और है कि लोग ना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में बेसिक चीजें छोड़ते जाते हैं कि मतलब जस्ट एक बार गो थ्रू कर लिए और स्पीड में उस चीज को कवर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब लास्ट आते आते ना हमसे जो थोड़े से ट्रिकी वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस बनना बंद हो जाते हैं या हमसे सिली मिस्टेक होना चालू हो जाए। तो जो आप लोगों का सबसे मेन चीज है जहां पे लोग ध्यान नहीं देते, जो मतलब अच्छे स्टूडेंट्स तो ध्यान देते हैं बट जो मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट्स जिन चीजों को करते हैं वो ये रहता है कि ना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की उनको जल्दी रहती है। तो जैसे सिर्फ कोचिंग का मटेरियल पढ़ लिए और बुक के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, ये एक मिस्टेक होता है। कोचिंग के मटेरियल से मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो जाती है बट आप लोगों को टेक्स्ट बुक भी थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं ना उस टॉपिक को एक बार, ज्यादा कुछ नहीं तो जस्ट गो थ्रू कर दीजिए टेक्स्ट बुक से कि उसमें क्या दिया हुआ है, उसको एक बार आप लोगों को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। तो ये एक ना डिफरेंस क्रिएट करता है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स। यार एक्चुअली देखो, शॉर्ट नोट्स ऐसा होता है कि मेरे लिए जो शॉर्ट नोट्स है ना, हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मैं मेरा तरीका बताता हूं। मैं जब पहले जैसे मैं सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया या मैं कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर के ऊपर अब मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहा हूं। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को बनाते समय जो जो कंसेप्ट मुझे क्लिक हो रहे हैं कि हाँ ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई चैप्टर हम पढ़े, कोई भी यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 30 पेज या 40 पेज का यूनिट है, ठीक है। अब हम पूरा 30-40 पेज तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनेगा, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें ही, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जहां से कंसेप्ट निकल के आता हो, जहां से भी कंसेप्ट निकल के आता हो वो आप लोगों का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर जब मैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना रहा हूं तो कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं, है ना, वो क्वेश्चन, वो फॉर्मूलेस को मैं लिख लूंगा। या फिर जैसे कुछ उसके अंदर की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो समझ सकते हैं कि जैसे वोल्टेज गेन कॉमन एमीटर का नेगेटिव होता है, तो ये हमको ना कहीं पे भी शॉर्ट में लिख के रखना है कि वोल्टेज गेन कॉमन एमीटर इज नेगेटिव। हमेशा वो नेगेटिव ही होगा अनलेस वो मॉड में अगर आप लोगों का आंसर ना पूछ रहा हो। तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है या फिर जहां से आगे का फॉर्मूला डिराइव होता है, तो वो छोटी चीजों को हमको शॉर्ट नोट्स बना के रखना है हर एक। और शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना कि जैसे एक सब्जेक्ट आप लोग कोई भी पकड़े, उस सब्जेक्ट का हर एक यूनिट का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अगर आप लोगों के 10 यूनिट है तो भले एक एक पेज 10 पेज के शॉर्ट नोट्स हो, बट एक पेज में या 2 पेज में एक ही यूनिट का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, मिक्स शॉर्ट नोट्स नहीं होना चाहिए। जैसे 5 यूनिट का एक साथ लिख दिए, उसमें क्या होगा ना, जब आप लोग अलग अलग यूनिट वाइज इसको बनाएंगे तो ये रहेगा कि हाँ भाई इस यूनिट, वो ना चीजें एक्चुअली अलग से दिखना चालू हो जाती है। जब आप ना शॉर्ट नोट्स को 4-5 बार पलट के देखते हैं ना तो आपको याद भी हो जाता है कि इस मतलब आप खुद भी दिमाग में रिवाइज कर लेंगे कि इस यूनिट से या इस टॉपिक से ये चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको हमेशा दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से कुछ हमको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अपेयरिंग फॉर गेट अगेन, यार ये एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा ना एक लाइफ में चेंज लाता है, जो मेरे लाइफ में भी चेंज आया था। मैं 2015 पास आउट हूं और उस समय मेरा 1255 रैंक आया था, 1255 रैंक। और फिर मैंने ड्रॉप लिया था।
तो डिसीजन एक थोड़ा सा टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि आप लास्ट ईयर में होते हो, आपके फ्रेंड्स का सबका कैंपस प्लेसमेंट हो रहा होता है या कोई फर्दर स्टडीज के लिए जा रहा होता है। जिन लोगों ने गेट या नहीं किया है तो हो सकता है वो अब्रॉड जा रहे हो पढ़ने के लिए, या कोई मतलब सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा होता है। आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या मैं एक बार और ड्रॉप लूं। ये कुछ समय सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, ठीक है। और इसमें अगर आप पहले तो आपको अपने आप को यह बताना है कि आप क्यों ड्रॉप ले रहे हैं। इज इट वर्थ इट? जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है तो क्या आपने अपना 100% दिया था? उस 100% में कुछ मिस्टेक्स रह गई थी जिसकी वजह से आपको दोबारा गेट एग्जाम देना पड़ रहा है? पहले तो ये एनालाइज करना है। और अगर आप लोगों का जवाब यस है कि अगर आप डिजर्व करते हैं और जो आपने मेहनत की थी दैट वाज वर्थ इट, तो आपको गेट का ड्रॉप लेना है। और गेट ड्रॉप लेते समय हमको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब आप शांति से बैठ जाइए कि आपका 1 साल खराब हो गया, आपके दोस्त लोग जा रहे हैं, ये अब इसके बाद आप लोगों को नहीं सोचना है। एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया ड्रॉप ले रहे हैं तो दैट्स इट। उसके बाद पीछे का पास्ट का कुछ नहीं देखना है। पास्ट का सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपने जो 3 घंटे का एग्जाम दिया उस 3 घंटे के एग्जाम में आपका टेम्परामेंट कैसा था, आपसे क्वेश्चंस बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, क्या आपने जो क्वेश्चंस बनाए उसमें सिली मिस्टेक्स थी या आपको वो टॉपिक ही क्लिक नहीं कर रहा था, आपको बेसिक्स में दिक्कत आ रहा था या आप नर्वस हो गए थे एग्जाम के समय। ये सबसे पहले आपको ये बैठ के एनालिसिस करना है। एक दूसरा, जो आपका पढ़ाई का तरीका था, जो आपका प्रिपरेशन का तरीका था, क्या वो प्रिपरेशन का तरीका सही था कि नहीं था? ये आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे सही था कि नहीं था? ये ऐसे डिसाइड होगा कि जब आप लोग एग्जाम में बैठे हो, आप लोगों को अगर बेसिक चीजें क्लिक हो रही है, आप क्वेश्चन डिराइव कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, हो सकता है लास्ट में कहीं पे जाके फंस रहे हैं, मतलब आप लोगों ने बेसिक तो ठीक किया था, प्रिपरेशन सही की थी, शायद प्रैक्टिस की कमी थी, या फिर सब चीजें ठीक थी, आपने हड़बड़ी में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की वजह से सिली मिस्टेक्स करना चालू कर दिया था। तो एक्यूरेसी के ऊपर काम करिए। तो कुछ नहीं है, इसका जो आंसर है यार ये आप लोग खुद ही अपने आप को दे सकते हैं कि क्या आपने क्या मिस्टेक्स की थी उन 3 घंटों में, और उस लास्ट 1 साल या 2 साल में जो कमी रह गई थी वो एनालाइज करके बैठना है। लेकिन द मोमेंट यू हैव डिसाइडेड यू आर अबाउट टू टेक अ ड्रॉप, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि यार मेरे दोस्त लोग कब सिलेक्शन हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है और लोग फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, ये नहीं सोचना है। एक बार डिसीजन कर लिए तो फिर दैट्स इट, करना है। व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट गेट 2023 प्रिपरेशन? राइट नाउ, अभी, इसी समय, तुरंत, बिल्कुल लेट नहीं करना है। अभी आपने डिसाइड किया ना करना है तो अभी ही करना है। अगर सोच लिया है तो अभी ही करना है। सेकंड ईयर में हो तो भी अभी करना है, थर्ड ईयर में हो अभी करना है, फाइनल ईयर में हो अभी करना है, ड्रॉप लियो अभी करना है, अभी ही करना है। दिस इज द राइट टाइम। और बोलते हैं यार कुछ भी अच्छी चीज स्टार्ट करने के लिए देरी नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। यार देखो, सबसे पहले तो जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो अगर सोच रहे हैं कि मुझे गेट की प्रिपरेशन, सीरियसली सोच रहे हैं, इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि बाकी लोग भी जा रहे हैं, खुद से अगर आया है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, आपको अगर खुद से अगर आ गया कि हाँ यार अब मुझे तो गेट करना है, मुझे गेट निकालना है, तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप लोगों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ जाता है ये वाली फीलिंग, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल से और बाकी लोगों से ऑलरेडी अहेड हैं। क्यों अहेड हैं? क्योंकि आप जैसे मान लेते हैं, हम सेकेंड ईयर को भी छोड़ देते हैं, थर्ड ईयर में की बात करते हैं, तो आप लोगों के पास 2 साल रहेगा। तो 2 साल रहेगा तो आप लोग कैसे सब्जेक्ट्स को तैयार करिए। थर्ड ईयर में उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए जो आपके थर्ड ईयर में भी कॉमन है और गेट में कॉमन है। उन सब्जेक्ट्स के ऊपर में आप लोग हार्डवर्क करना चालू करिए। और उसके साथ साथ जो आप लोगों के ब्रांच स्पेसिफिक टफ सब्जेक्ट हैं, जैसे
इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सपोज करते हैं हम एनालॉग थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मशीन्स थोड़ा वास्ट सिलेबस है। ऐसे ही हर ब्रांच के 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो वास्ट होते हैं और जिन पे कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब उनसे बाकी सब्जेक्ट्स भी डिराइव होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करिए, इनका मटेरियल भी पढ़िए, साथ साथ टेक्स्ट बुक भी पढ़िए। जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं उनके पास जो टाइम रहता है उस टाइम को लोग इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो फाइनल ईयर में उनके कंपैरिजन वो टेक्स्ट बुक और ज्यादा रिफर कर सकते हैं, या टेक्स्ट बुक रिफर करने से हमारा बेसिक जो होता है ना वो और ज्यादा मजबूत होता है। स्टडी मटेरियल में डेफिनेटली आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीजें मिल जाती है, बट आगे भी जब आप जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में तो उन जगहों पे टेक्स्ट बुक का एक डिफरेंट रोल प्ले करती है टेक्स्ट बुक। तो जो भी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट है, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपके ब्रांच स्पेसिफिक बहुत बड़ा है, वास्ट है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए और फिर धीरे धीरे इजी सब्जेक्ट्स या फिर बाहर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेना अपन स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज गेट अलॉन्ग विथ कॉलेज, ये यार एक ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकता हूं क्योंकि मैंने इसको किया है, मैंने खुद मैनेज किया है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें दो तरीके के कॉलेजेस हैं, एक जो बहुत बड़े रेप्यूटेटेड कॉलेज हैं और एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो मे बी मेरा आंसर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो क्या होता है, जो बड़े और रेप्यूटेटेड कॉलेजेस हैं लाइक आईआईटीज, ठीक है, तो वहां पे तो प्रेशर रहता है, क्लास अटेंड करनी होती है बिल्कुल, ठीक है। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं थोड़े से, ठीक है, उनमें हम उतना ज्यादा क्लास नहीं भी अटेंड करें तो चलता है। अब ये वाला पोर्शन अगर हम हटा दें, हम एक आइडियल स्टूडेंट की बात करते हैं जिसको कॉलेज भी जाना है और गेट की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उसको ये करना है कि जो भी सब्जेक्ट उसके सेमेस्टर का है, ये इसका आंसर मेरे पिछले वाले क्वेश्चन से मैच करेगा कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों का सेमेस्टर का सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आप गेट के लिए प्रिपेयर करिए। तो उससे क्या दो फायदे होंगे, गेट का तो प्रिपरेशन चलेगा ही, और साथ ही साथ आपको कॉलेज में उतना ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। जितना लेवल कॉलेज का है, मतलब कॉलेज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है उतना तो आप जब अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इजिली मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है गेट के साथ कॉलेज के साथ मैनेज करना, बट हमको रोज कॉलेज नहीं जाना है यार, उतना ही जाना है जितना रिक्वायरमेंट है। मतलब रोज कैंटीन में जाना है, रोज कॉलेज अटेंड करना है, ऐसा भी नहीं, मिनिमम जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एंड मेक श्योर यू यूज योर टाइम प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि कॉलेज जाने के बाद ना यार क्या होता है, फिर कॉलेज में जाने के बाद दोस्तों के साथ प्लान्स भी बनते हैं और फिर बाहर भी आउटिंग भी होती है और फिर हम घूमने निकल रहे हैं और फिर और कई चीजें होती है, तो वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा बचना है अपने को। तो गेट और कॉलेज मैनेज हो जाता है, ये मैंने किया है इसलिए मुझे पता है मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट यही है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप फोकस करना जो आपके सेमेस्टर में चल रहे हो उस समय, उनके ऊपर उनको पकड़ लेना, तो वो बहुत ज्यादा इजी भी हो जाएगी और एक अच्छा इंप्रेशन बनता है यार। मतलब जैसे मैं जब थर्ड ईयर में था उस समय ना, मैं थर्ड ईयर में सिग्नल सिस्टम था, और तो उस समय मैं सिग्नल सिस्टम गेट के लिए भी पढ़ रहा था। तो जो चीजें हैं ना वो मेरे लिए बहुत स्मूथ हो गई थी। मतलब जैसे क्लास, जैसे आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम है, सीटी है, क्लास टेस्ट है, या क्लास में टीचर डाउट पूछ रहे हैं, तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू आंसर, क्योंकि जितना लेवल का क्लास में रिक्वायरमेंट है या जितना लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उससे आप बहुत ज्यादा अच्छे और डेप्थ नॉलेज में आप ऑलरेडी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप कॉलेज के साथ मैनेज कर रहे हैं तो एक एडिशनल एड ऑन पॉइंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ टू मैनेज गेट अलॉन्ग विथ जॉब। ये थोड़ा सा यहां पे टफ है वाला पोर्शन, जॉब के साथ मैनेज करना। एक्चुअली क्या होता है ना, जॉब कैसी है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपकी 9 to 5 वाली जॉब है, मंडे टू फ्राइडे वाली जॉब है, कि आपका फील्ड वर्क है, ये एक इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका बॉस कैसा है, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो
जॉब के साथ में अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो एक आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, एक चीज जो आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट चीजें हो जाती है। घर द मोमेंट यू लीव द ऑफिस, या जैसे ही अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे, जैसे ही आप अपना लैपटॉप बंद करते हैं उसी समय आपका ऑफिस बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको ऑफिस कलीग्स का, बॉस का या किसी का भी या मेल का, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, इन चीज़ों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नो मैटर व्हाट, दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी। आपका ऑफिस टाइम खत्म हो गया ना, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। इसके लिए फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस रहने के लिए ना यार, मैं जो चीज करता था, ठीक है, मुझे तो जॉब के साथ नहीं प्रिपेयर करना पड़ा, बट जो मेरे फ्रेंड्स है, काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ जो आईटी सेक्टर्स में थे उनके साथ साथ, और इवन बहुत दूर भी नहीं जाता, मेरा कजिन आईटी सेक्टर में था, उसने जॉब करते करते उसने कैट का एग्जाम निकाला। तो जॉब के साथ साथ में किया जा सकता है, बट आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा कि जिस समय आप जो चीज कर रहे हैं आप उस समय उसी चीज में ही रहिए। अगर आप ऑफिस से निकल चुके हैं तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से निकल जाइए। फिर आपको घर आके ऑफिस का स्ट्रेस अपने पास नहीं रखना है। एक दूसरा, यूज योर वीकेंड्स वाइजली, ठीक है यार। मुझे पता है हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद हमको सैटरडे संडे मतलब पार्टी करने के लिए चाहिए रहता है, लेकिन हमको हमारा ड्रीम भी देखना है। हमको ये सोचना है कि गेट की तैयारी करते करते मुझे ऐसी, या सॉरी, जॉब करते करते मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे गेट की तैयारी करना पड़ रहा है। कुछ तो कमी है उस जॉब में, कहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, पैसे की हो या काम करने के तरीके की हो, ऑफिस के एनवायरनमेंट की हो या ऑफिस के लोगों की हो, या ऑफिस के कल्चर की हो, या आसपास के सराउंडिंग की हो, या जो आप काम कर रहे हैं शायद उसकी हो। तो कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से आप वो काम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वही तो आपका मोटिवेशन है ना, वही आपका मोटिवेशन है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे गेट निकालना है, और मुझे गेट निकालने के लिए ये काम से दूर होना पड़ेगा, या गेट की प्रिपरेशन करने के लिए ये काम से दूर होना है। तो द मोमेंट यू लीव द ऑफिस यू शुड लीव इट मेंटली ऑल्सो। और घर आ गए, घर आने के बाद अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और उस जोन में वापस चले जाइए। एक वो स्टूडेंट, क्योंकि ना जो एक स्टूडेंट वाला जोन होता है, ठीक है, और एक जो प्रोफेशनल वाला जोन होता है, ये दोनों अलग चीजें होती है। इनको सेपरेट रखना एक आर्ट है, वो बहुत बड़ा आर्ट नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है बट चीजें हो जाती है। अपने को ना वो आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हम घर आते के साथ एक आइडियल स्टूडेंट को मतलब मोबाइल कैसे साइड में रखना है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, ये सब का जो डिस्ट्रैक्शन है, इससे हम कैसे बचते हैं? इससे हम ऐसे बचते हैं कि मोबाइल ही दूर रख दिए। तो वैसा ही है कि ऑफिस को दिमाग से निकाल के रख दिए, तभी हो पाएगा। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। यार मोटिवेशन ना एक्चुअली बोला जाता है कि ना कहीं से पढ़ लो, किसी की बात सुन लो, तो इससे जो मोटिवेशन आता है ना, या कुछ अच्छा कोट पढ़ लिए, कोई वीडियो देख लिए, ठीक है, या कोई आया कोई बात कर लिए, मुझसे मोटिवेट हो गए, ये जो मोटिवेशन है ना, ये टेम्पररी मोटिवेशन है। ये आपको कुछ घंटे ही मोटिवेट कर पाएगी या कुछ दिन मोटिवेट कर पाएगी। मोटिवेशन यार अंदर से आना चाहिए, यहां से आना चाहिए, यहां से आना चाहिए। ये जब तक ये नहीं होगा वो मोटिवेशन नहीं है, वो मतलब वो इट्स जस्ट लाइक अ क्रश। मोटिवेशन मतलब हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ क्रश एंड अ लव, ये डिफरेंस है। तो जो हमको किसी का वीडियो, किसी की बात सुन के जो मोटिवेशन आता है ना, वो क्रश होता है, ठीक है। और जो हमको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आता है ना कि मुझे करना है, हम हमारे मतलब फैन पे लिखे हैं, हमारे बटन्स में लिखे हुए हैं, ट्यूबलाइट के बटन में लिखे हुए हैं, वॉल पे लिखे हुए हैं, मुझे AR1 लाना है, IIT मुंबई जाना है, NIT जाना है, जो भी टारगेट है, HPCL ज्वाइन करना है, PSU निकालना है, जो भी करना है वो अपने रूम में सब तरफ लिख दीजिए और सेल्फ मोटिवेशन करिए। क्योंकि जो बोलते हैं ना यार, क्रश तो थोड़ी देर के लिए रहता है, लव इज परमानेंट। तो बस ये वही डिफरेंस है।
सेल्फ मोटिवेट करना सीखिए अपने आप को, और ये कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको अपने आप से ही सीखना पड़ेगा। आपके पास एक वो रीजन है कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों आपके बाकी के दोस्त लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं और आप रूम में बैठ के पढ़े हो, आपकी दोस्त लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं, आप रूम में बैठ के पढ़े हो, आपके दोस्त लोगों को प्लेसमेंट के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए के जॉब में चले गए हैं, लेकिन आप बैठ के पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? वो एक जो रीजन है, उसी से अपने आप को कंटिन्यूस मोटिवेट करना है। वही रीजन है, वही आप लोगों का ट्रू लव है। तो बाकी की जो चीजें हैं वो क्रश है। तो क्रश तो यार पता ही है, क्रश तो क्रश होता है, क्रश पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का होता है। इज गेट एग्जाम वर्थ गिविंग? ये क्वेश्चन यार, ये आपको अपने आप से पूछना है। इज गेट एग्जाम वर्थ गिविंग? क्यों कर रहे हो आप? आईआईटी के लिए, पीएसयू के लिए, नॉलेज के लिए क्यों कर रहे हो? ये आपको अपने आप से पूछना है। लॉजिकली पूछे या सोसाइटी के अकॉर्डिंग पूछे, हाँ गेट एग्जाम निकालने के बाद अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी पीएसयूज में जाने के बाद ऑब्वियसली देयर इज अ व्हाट वी कैन से, मतलब लोग आपको थोड़ा तो अलग देखते हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, इसलिए मैं डिनाई नहीं करूंगा। तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में, आपको अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने का मौका मिलेगा। आईआईटी जाओगे, नीटी मुंबई जाओगे, या जो भी अच्छे कॉलेजेस जाओगे, तो अच्छे कॉलेजेस जाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि मैं अच्छे कॉलेज जाऊंगा तो अच्छी प्लेसमेंट होगी। नॉलेज के लिए भी लोग अच्छे कॉलेज जाते हैं। तो जो वर्थ है, जिस वर्थ का यहाँ पे बात हो रही है, वो वर्थ आपको ढूंढना है यार कि वो वर्थ क्या है। क्या वो जो जॉब मिल जाएगी तो क्या वो वर्थ इट है? क्या बड़ा कॉलेज मिल जाएगा तो वो वर्थ इट है? बड़ा कॉलेज मिल जाएगा तो क्यों वर्थ इट है? वहां पे जो नॉलेज मिलेगा, वहां पे जो लोग मिलेंगे, वहां पे जो फैकल्टी मिलेगी, वो चीज क्या वो अगर आपके लिए मायने रखता है तो यस, इट इज वर्थ इट। हाउ टू सेट वीकली टारगेट्स फॉर द प्रिपरेशन? यार इसको ना अपन लोग ऐसे समझते हैं कि कोई भी बड़ा टारगेट करने के लिए, जो भी आप ना किसी भी बड़े अच्छे स्पीकर्स को, या किसी जिन्होंने कुछ भी अच्छा अचीव किया है, कुछ बड़ा अचीव किया अपनी लाइफ में, आप उनके बात में एक चीज कॉमन देखोगे, सब बोलते हैं गो फॉर अ बेबी स्टेप। कोई भी यार पहाड़ चढ़ने के लिए भी गो फॉर अ बेबी स्टेप, है ना? मतलब एक बार में तो नहीं चढ़ाता, बहुत बहुत कॉमन सी चीज है। लेकिन ना आज का जो जनरेशन है, अपन लोग वाली जो जनरेशन है, हम लोगों को ना सब चीज जल्दी चाहिए रहता है, बहुत फास्ट चाहिए रहता है, पेशेंस नहीं है। और आज के टाइम पे वही लोग थोड़ा जल्दी सक्सेस कर पाते हैं जिन लोग बेबी स्टेप्स लेते हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट को छोटे 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 पार्ट में तोड़ते हैं। तो जो इसमें वीकली टारगेट कैसे सेट करना है, सबसे पहले तो ये अपने आप को डालना है कि वीकली टारगेट सेट करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं करते हैं सेट, मैंने देखा है। तो वीकली टारगेट कैसे सेट करोगे? एक, आप मंडे को बैठे हैं ना, तो मंडे को आप बैठ के आप अपना एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे इतना यूनिट तो पढ़ना है इस वीक, और इस चीज का रिवीजन करना है, ठीक है? अब उस रिवीजन में आपको टाइम स्लॉट डिवाइड करना पड़ेगा कि मॉर्निंग में क्या पढ़ूंगा, इवनिंग में क्या पढ़ूंगा, मंडे वेंसडे थर्सडे, या मंडे वेंसडे फ्राइडे में ये पढ़ूंगा एक एक दिन छोड़ के, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में ये पढ़ूंगा, और संडे को बैठ के मैं इन सारी चीजों का वापस से रिवीजन करूंगा। ये इस तरीके से कुछ मैं जो करता था, मैं वो करता था जब मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। उस समय तक मैं वीकली टारगेट्स नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स, मतलब जब मैं ग्राउंड से, स्क्रैच से पढ़ना चालू किया था, उस समय टारगेट नहीं बनाया था। टारगेट मैंने बनाना चालू किया था जब 3-4 सब्जेक्ट हो गए थे उसके बाद। अब टारगेट ऐसे बनता था कि मुझे डेली इतना टाइम तो मेरे उस सब्जेक्ट के ऊपर देना है जो मैं स्क्रैच से चालू किया हूं, और हर एक दिन मैं डिवाइड कर देता था थ्रू आउट द वीकेंड। इस दिन मैं ये सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, इस दिन ये सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, बीच में इस दिन मैं यहां पास टेस्ट सीरीज दूंगा, या फिर कोई एक नया बुकलेट लाके डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो इस तरीके से कुछ अपना आप लोगों को वीक डिवाइड करना पड़ेगा। वीक शुड बी अ मिक्सचर। कब? जब आपके 3-4 सब्जेक्ट तैयार हो गए हो। शुरू में जब 3-4 सब्जेक्ट, मतलब शुरू के जब सब्जेक्ट्स चल रहे हो ना, जो बड़े सब्जेक्ट्स चल रहे हो,
उस समय आप लोग वीकली टारगेट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट एक टाइम के बाद आप लोगों को वीकली टारगेट या मंथली टारगेट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। वीकली इज द बेस्ट, क्योंकि मंथ ना पूरा का पूरा नहीं खिंचा पाता है, मंथ में थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, बट वीकली टारगेट करोगे ना तो वीकली टारगेट इज इजिली अचीवेबल। तो वीकली टारगेट ऐसे ही करना कि जो आपका मतलब ऐसा करिएगा कि परसेंटेज डिवाइड करिए कि 60% या 70% मैं अपना जो उस सब्जेक्ट को उस टाइम उस सब्जेक्ट को दूंगा जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूं, जिसको मैंने स्टार्ट किया है। बाकी का बचा हुआ 30 या 40% जो टाइम है इसको मैं रिवीजन के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए निकालूंगा। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। जैसे संडे को यार एवरीबॉडी डिजर्व्स अ ब्रेक, तो संडे को जैसे ब्रेक लेना है तो संडे को हाफ डे आपने क्या किया भाई, आपने या तो रिवीजन कर लिया या फिर प्रैक्टिस कर लिया या फिर एक टेस्ट सीरीज रख दिया। कुछ नहीं किया, एक टेस्ट सीरीज रख दिए, मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज दिए, आफ्टरनून तक कुछ टेस्ट सीरीज का एनालिसिस हुआ और शाम को फ्री। कुछ इस तरीके से अपन वीक को अरेंज कर सकते हैं। हाउ टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस एट गेट। इसमें दो तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ा जा सकता है। एट गेट मतलब या तो आप गेट एग्जाम दे के आ गए हैं और आप ड्रॉप लिए हैं उस समय का, या फिर जैसी आपकी जो आप पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, उस समय कैसे एनालाइज कर रहे हैं। तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कैसे एनालाइज करना है वो तो मैंने पहले बताया आपको। इस पे हम एनालाइज करते हैं कि अभी जैसे अगर हम रेगुलर स्टूडेंट हैं और एग्जाम हमने नहीं दिया है अभी तक, उस समय हम कैसे एनालाइज करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। उसका एक ही तरीका है, जो आपका स्टडी मटेरियल मिला है आपको कोचिंग से, उस स्टडी मटेरियल को तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। एक डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट कोचिंग का मटेरियल उठाइए और प्रैक्टिस करना चालू करिए। उसके क्वेश्चंस रैंडम क्वेश्चन बनाइए, लाइन से मत बनाइए। फर्स्ट बनाए, फिर 17 बनाए, फिर 23 बनाए, फिर 12 पे आ गए, आगे पीछे करके बनाइए और ये देखिए कि आप कहां पे फंस रहे हैं। आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है, आप बेसिक कंसेप्ट नहीं लगा पा रहे हैं कि सिली मिस्टेक हो रहा है, यहां पे जाके आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। इस चीज के ऊपर आप एनालाइज करिए कि आप फंस कहां पे रहे हैं। अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं मतलब यू आर इन अ काइंड ऑफ अ हरी, जिसको बहुत जल्दी क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। तो देयर इज अ गेम ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, शायद आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। तो ये अपने को एनालाइज ऐसे ही करना है कि जो आप रेगुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, उस मटेरियल को छोड़ के दूसरा मटेरियल को बीच में उठा के डालिए और फिर देखिए आप कहां पे अटकते हैं। तो इससे आप लोगों का एनालिसिस एक बेहतर तरीके से होगा। और एक चीज, कभी भी अगर आपका कोई फ्रेंड डाउट पूछ रहा है या कोई कंसेप्ट समझाने के लिए या टॉपिक समझाने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल बताइए। क्योंकि जब आप खुद पढ़ रहे हैं और जब आप किसी को चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, उस समय आपका खुद का नॉलेज आप खुद भी टेस्ट कर पाते हैं। यार जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे ये चीजें भी और बतानी चाहिए थी। और कभी भी ये वाला माइंडसेट के साथ मत रखिएगा कि मैं उसको बता दूंगा तो वो मेरे से आगे चला जाएगा। जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इट्स नॉट अबाउट कि रट के चले गए तो एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आ गए, वैसा नहीं है। जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ट बुक टू रिफर फॉर सब्जेक्ट्स इन गेट। मैंने जैसे अभी बताया, अपने को कोचिंग मटेरियल तो पढ़ना ही है, ठीक है। कोचिंग मटेरियल में इसलिए कोचिंग की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं सॉरी, कोचिंग की बात मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं। क्या होता है, एक तो ना इट्स जस्ट लाइक हम शादी पार्टी में जाते हैं तो जहां पे बफे लगा होता है, तो बफे में क्या होता है, सारी चीजें दूर 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 लगी हुई होती है, तो हमको उसको कलेक्ट करके लाना होता है, ठीक है। और फिर एक हम भंडारा में जाते हैं या फिर कहीं थाली सिस्टम खाने के लिए जाते हैं, तो एक ही थाली में सब चीज सजा के आपके सामने लाके दे देता है, ठीक है। तो ये बस यही डिफरेंस है कोचिंग में और बुक से पढ़ने में। बुक से पढ़ने के लिए आपको सब जगह से मटेरियल उठाना होता है और कोचिंग वाले आप लोगों के लिए वो पहले से मेहनत करके रखे रहते हैं। तो पहले से वो मेहनत की हुई, उन्होंने ऑलरेडी जब मेहनत किए हुए हैं तो वहां आप लोगों का टाइम थोड़ा बच जाता है।
तो इसलिए वो क्या सब जगह से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब उठा के ले आते हैं। तो स्टडी मटेरियल जिस भी कोचिंग का आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक। अब मैं ऐसा एक एक सब्जेक्ट वाइज तो मैं नहीं बता सकता अभी आप लोगों को, बट टेक्स्ट बुक जो भी है, जो भी आप सब्जेक्ट, स्पेशली जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो भी बड़े सब्जेक्ट्स है, जैसे एनालॉग हो गया या फिर आपका मशीन हो गया, इस तरीके के जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए तो टेक्स्ट बुक, जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, हर बुक अच्छी है यार, हर बुक अच्छी है, कोई बुक खराब नहीं होती। सब में ही कंसेप्ट, अगर वो बुक खराब होती तो वो बिक नहीं रहती मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, बुक अच्छी नहीं है, बुक सारी अच्छी है। तो टेक्स्ट बुक जरूर रिफर करिए, और स्पेशली जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपका ब्रांच पूरा डिपेंडेंट है, उन सब्जेक्ट्स के लिए। हाउ टू रिवाइज एंड रिटेन द कंसेप्ट। रिवाइज एंड रिटेन द कंसेप्ट, तो ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि सब्जेक्ट पढ़ते जाइए, नया सब्जेक्ट चालू करेंगे तो पुराना सब्जेक्ट को रिवाइज करते जाना है। अब रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज ऐसे करना है जैसे सपोज आप लोगों का पहला सब्जेक्ट जो भी है उसमें 10 यूनिट है, दूसरा सब्जेक्ट में 10 यूनिट है, तीसरे सब्जेक्ट में 10 यूनिट है, ठीक है। अभी आप पहला और दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, अब आप तीसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और पहले और दूसरे का रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन कैसे करेंगे? शुरू के कुछ दिनों तो आप लोग मतलब सीरियल वाइज जाइए, मतलब जब थर्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट का रिवीजन किए, फिर सेकंड यूनिट का, फिर थर्ड यूनिट का, और साथ साथ इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। लेकिन विथ टाइम आप लोगों को वो चीज थोड़ी सी रैंडम करना है। आज हम रिवीजन कर लिए 6 यूनिट का, फिर हम सेकेंड यूनिट का कर लिए, फिर 10th यूनिट का कर लिया। और रिवीजन में सिर्फ आप लोगों को मटेरियल नहीं पढ़ना है, हमको वो याद नहीं करना है ना, वहां जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको याद नहीं करना है, उसको समझना है, या फिर उसके ऊपर रैंडम क्वेश्चंस बनाने हैं। और रैंडम क्वेश्चंस बनाते समय हमको ये देखना है कि जो कंसेप्ट है वो कितनी जल्दी क्लिक कर रहा है। हमको क्लिक करेगा, ऑब्वियसली क्लिक करेगा, हमने पढ़ा है क्लिक करेगा, बट कितनी जल्दी क्लिक कर रहा है, वो एक चीजें हैं। तो इसलिए रिवीजन करते समय शुरू में एक बार जो रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन तो आप सीरियल वाइज करिए, उसके बाद रैंडम रिवीजन करना चालू करिए। कभी भी जैसे दोपहर में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे बोर हो गए तो कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, पुराना वाला सब्जेक्ट उठा के कोई भी यूनिट पकड़ लीजिए, 6, 4, 10, 12, 18, फर्स्ट, जो आपके मन में आ रहा है वो कोई भी, या फिर ऐसा करके कॉपी खोलिए, जो सामने खुल गया उसी का रिवीजन करना चालू कर दीजिए। लेकिन कब? जब आप एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिए और एक बार उसका पूरा सीरियल वाइज रिवीजन कर लिए, उसके बाद ये वाली चीज चालू करिएगा जो रैंडम वाली चीज है। हाउ टू मैनेज गेट अलॉन्ग विथ कॉलेज, ये तो रिपीट हो रहा है। हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस इन लाइफ, हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस इन लाइफ।